Hello everyone, welcome back to the session. Today we are going to work on some questions based on dimensions and bases, right? And I apologize for this delay. Actually, in the last week I had some issue with the network and with the system. But अभी उन issues को resolve कर लिया गया है और इसी वजह से मेरी last video जो अभी publish की थी उसे push करने में थोड़ा time लग गया. And now I'm going to record some extra videos so that जो अपनी स्टडीज़ है वो स्टॉप ना हो, किसी तरह से उसमें रुकावट ना आए, राइट? ठीक है, अच्छा. तो एक बात और, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक आई एम गोइंग टू वर्क लाइक इन द प्रीवियस सेशन वी डिड, राइट? कि हमने कुछ एक क्वेश्चंस ले लिए और उन्हीं को सॉल्व किया. अब क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हैं तो मैं अभी तो अपनी मर्जी से ही उठा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस. एंड मेरे दिमाग में एक बात है कि why not to begin a separate series for question solving only. तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व कर लूँगा, राइट? और अपना जो टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस की वजह से कहीं टॉपिक डिले ना हो जाए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन अगस्त और बहुत कम टाइम है अभी अपने पास और सिलेबस बहुत ज़्यादा है. अभी अपना फर्स्ट पेपर जो है वही पूरी तरह से फिनिश नहीं हो पाया, इवन फर्स्ट टॉपिक पूरी तरह से फिनिश नहीं हो पाया, राइट? तो ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं क्वेश्चंस को डील करूंगा जो अपने टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको, लेकिन जो इन बुक्स के जो एमसी जैन और श्रॉम सीरीज की बुक है और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें इस सीरीज में भी सॉल्व करूंगा. बाकी जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है, उन सब के लिए मैं सेपरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, और उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. बट फॉर नाउ हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस को डील करते हुए अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हुए निकल लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, राइट? डेफिनेटली इसके बाद एक प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो और आएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लीनियर मैपिंग, राइट, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी तरफ चल लेंगे, राइट? चलो, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करें. सो लेट्स बिगिन विद दिस. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स. यहाँ पर अपने पास कितने 4 वेक्टर्स हैं, लाइक 1 प्लस एक्स एक वेक्टर है, देन वी हैव एक्स स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 3x, राइट? ठीक है, हमें बेसिस फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस का जो इन सेट ऑफ वेक्टर्स से स्पैन होता है, राइट? ठीक है, चलो कैसे करेंगे. ऑलराइट, तो जब भी ऐसे पोलिनोमियल के क्वेश्चंस आए हमें ध्यान रखना है पोलिनोमियल में कुछ स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, ठीक है? मैं इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? एक प्रॉपर सॉल्विंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे स्टार्ट करना है. Let me scroll it on the other side. ठीक है, now we have sufficient space. So how to begin with the session? ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना, जब भी हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं. जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर 2D है तो 1 0 0 1, राइट, इस तरह के. इसीलिए पोलिनोमियल में जो होगा, अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो 1 x x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन कंटिन्यू विद x टू द पावर n, राइट? यहाँ पर देखो कितने वेक्टर्स हैं, n प्लस 1 वेक्टर्स हैं, राइट? ठीक है, अगर पोलिनोमियल n डिग्री का है, n, ऑलराइट. तो उसी तरह से हमें देखना है यहाँ पर जितने वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर इन टोटल हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं. देखो ध्यान से, आई मीन अप टू डिग्री कितनी दी हुई है, दैट इज डिग्री 2 दी हुई है मैक्सिमम, राइट? ठीक है, इसके आगे नहीं. तो इसका मतलब अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर करें तो कहाँ तक आएगा, ये एक सेट आएगा, ठीक है? इसी के रेस्पेक्ट में हम इन गिवन वेक्टर्स को तोड़ लेंगे, ठीक है? ध्यान रहे, कोई भी बेसिस, ठीक है, अदर देन स्टैंडर्ड बेसिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस, बट स्टैंडर्ड बेसिस को किसी और वेक्टर के टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? इसीलिए इनको स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं. सो लेट स्टैंडर्ड बेसिस फॉर p2x y2, let actually these are next let's say let just a consider, right? because हम
यू आर नॉट सपोजिंग इट, इट इज एक्चुअली देयर, राइट? दैट इज कुछ भी कह लो, एस कह लो, राइट? दीज आर व्हाट स्टार्ट फ्रॉम 1, that's going to 1 x and x to the power n, sorry 2. ऑलराइट, ये अपना स्टैंडर्ड बेसिस है. अब जो गिवन वेक्टर्स हैं, देखो स्टैंडर्ड बेसिस में कैसे एक्सप्रेस करोगे, राइट? नाउ think of 1 plus x. Can you express in terms of standard basis? Of course we can. 1x, x square, and if you're going to multiply with the column of 1, 1, 0, think what you're getting. You'll be getting definitely 1 plus x. Multiply it. ठीक है. और ये पर्टिकुलर जो कॉलम्स हैं, ये डिफाइन करेंगे हमें, ये बताएंगे हमें बेसिकली कि जो हमारे गिवन वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी डायमेंशनलिटी क्या है, राइट? यानी कि वो कहीं कोई ऐसा तो वेक्टर नहीं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, राइट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं कॉलम्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको एकलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. एंड डोंट वरी अबाउट एकलन फॉर्म, बिकॉज जब मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग तब एकलन फॉर्म को बहुत डिटेल में करना है, क्योंकि वहां पर तो अपने पास एक क्वेश्चन ही बनते हैं इस तरह के, राइट? ठीक है, चलो अच्छा. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 1 प्लस एक्स, हमारे पास क्या आया कॉलम वेक्टर आया हमारे पास 1, 1, 0 इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस, राइट? राइट, एंड फॉर एक्स स्क्वायर नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर, राइट? तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा, will be 0, 0 and 1, right? Now what is next? It is minus 2 plus 2x square. So what it's going to be? Minus 2. Instead of equating this, just put arrow, because this is not equal, right? This is not equal. When you are saying equal, then you have to multiply with these standard basis, like what I've done. ठीक है, जो हमने यहाँ किया है मैंने वही करना है, अदरवाइज जस्ट इंडिकेट दैट इट इज काइंड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग विद दिस वन. ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद द नेक्स्ट वन, दैट इज 3x. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में आएगा 3x है, तो 0, 1, minus 3, 0. Now checking linear independence of these column vectors, right? Checking linear independence of above column vectors, right? चलो भाई देखें, तो इनके लिए एक मैट्रिक्स बनेगी 1, 1, 0, 0, 0, 1, minus 2, 0, 2 and 0, minus 3, 0. ऑलराइट. अच्छा, एक बात ध्यान देने की, यहाँ पर हम कुछ भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, बट इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशंस प्रॉब्लम, then you have to restrict yourself for the row operations only. Why? Because if you're going to act for the column operation, then definitely you're going to change the equations, जो अल्टीमेटली पूरा रायता फैला देगा, फिर काम खराब हो जाएगा. ठीक है ना, इक्वेशंस ही बदल जाएंगी. ठीक है ना, तो जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन को डील करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. जब इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ध्यान रखना, उस सिस्टम में हम केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉलम लगाने पर सारी इक्वेशंस बदल जाएंगी. और जैसे कि हम रूल जानते हैं कि अगर हमने इक्वेशन ही चेंज कर दी तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट, इजंट इट? ठीक है, अच्छा चलो कंटिन्यू करते हैं. सो हाउ टू सॉल्व इट? तो एक काम करो, ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें कुछ बदल सकता हूं? कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड का यूज करके हम कॉलम थर्ड को रिड्यूस करते हैं. देखो यहां पर अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इट इज गॉन, राइट? एक्लन फॉर्म का मतलब है हमें मैक्सिमम 0 क्रिएट करने हैं. ठीक है, एंड जस्ट ये ध्यान रखो, मैक्सिमम 0 क्रिएट करने हैं. मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि ट्रायंगुलाइजेशन बेसिकली हम करते हैं उसमें, और जितना मैक्सिमम हो सकता है, अगर पूरे का पूरे रो को या पूरे कॉलम को, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, काम खत्म इसका, राइट? सिमिलरली think of if we can divide this with 3 and add here, then it's going to be 0, right? चलो फिर इन दोनों पे काम शुरू करते हैं. सो पहला ऑपरेशन शुरू करते हैं हम लोग.
we are replacing C3 यानी third column with C3 minus 2C2 and we are replacing C1 first column with C1 plus C4 by 3 राइट। तो देखते हैं नई मैट्रिक्स अपने पास क्या आ रही है। यहाँ ये 1 ये 0 ये 0 राइट 0 0 1 and we are left with minus 2 0 and it is what it is 0 again right क्योंकि हमने इसे -2 से सब्ट्रैक्ट किया। एंड अच्छा एक काम और कर सकते हैं, लेट्स डू दैट हियर ओनली। C4 को रिप्लेस कर दो C4 बाय -3 राइट। तो ये 0 1 0 आ गया, ठीक है क्लियर। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर फिर से इस टर्म को अगर हम इससे ट्वाइस करके ऐड करते हैं तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब हम C3 को फिर से प्लेस करते हैं C3 प्लस 2C1 से। अब देखो क्या आ रहा है अपने पास, वी आर गेटिंग 1 0 0 0 0 1, दिस एंटायर कॉलम इज 0 नाउ, ठीक है दिस एंटायर कॉलम इज 0, ठीक है। इसका मतलब दैट हमारे पास जो 4 वेक्टर दिए हैं उनमें से एक ऐसा है जो बाकी 3 से मिलके बना हुआ है, ठीक है, या बाकी 2 से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब बाकी जो है उनमें से किसी 1 2 या 3 पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है अपनी, राइट। इसका मतलब उस वेक्टर को हमें निकाल के बाहर फेंकना है, ठीक है, अदरवाइज वो बेसिस क्रिएट नहीं कर पाएगा। और ये जो मैट्रिक्स आई है अपने पास, दिस गोइंग टू टेल अस व्हाट आर द बेसिस, राइट। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, एक्चुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है लेकिन सिमेट्री ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो चलो फिर एक काम करते हैं, C2 यानी सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सेकंड को हम रिप्लेस करते हैं थर्ड से, और फिर उसके बाद ये जो ऑपरेशन है इसी ऑर्डर में ध्यान रखना। सी थर्ड को थर्ड से नहीं फोर्थ से करो से, और C थर्ड को रिप्लेस करेंगे फिर C फोर्थ से, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपने पास आएगा 1 0 0 0 1 0, बिकॉज ये जो फोर्थ कॉलम है ये वाला ये यहाँ पहुंच जाएगा, राइट, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग, और ये यहाँ पहुंचेगा, इसके बाद हम लोग इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देंगे, दैट्स गोइंग टू बिकम 0 0 1 एंड 0 0 0, राइट। तो डायमेंशन क्या हो गया भाई, दिस इंप्लाइज dimensions for the given space, right, or vector space is or are simply 3 dimension, क्योंकि हमें 3 इंडिपेंडेंट मिल गए, ये पर्सन जो है डिपेंडेंट है, राइट। तो इसको हम छोड़ देते हैं। नाउ यहीं से हमें पता लगेगा कि ये जो बेसिस हैं वो क्या हैं, इसके फाइंडिंग बेसिस। ठीक है, तो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को उठाओ, बेसिस क्या होंगे ना, वेक्टर corresponding to स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है मेरे से, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। corresponding to 1 0 0 columns in above matrix, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम लो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या आएगा, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में देखना, ठीक है। 1 आएगा बिकॉज 1x x स्क्वायर इफ यू नो, राइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आने वाला है, ठीक है। नाउ इसके बाद सेकंड क्या है, 0 1 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है,
इसका कोरस्पॉन्डिंग x है, राइट। ये कुछ नहीं है, जो हमने यहाँ पर इनको वापस रीगेन कर रहे हैं बेसिकली, जो वेक्टर्स हमने कॉलम मैट्रिक्स में तोड़े थे, राइट। ठीक है, चलो अच्छा, देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज 0 0 1। इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? इसका कोरस्पॉन्डिंग आएगा एक्स स्क्वायर। दस basis for given vector space are 1x square. It means standard basis ही है, right? इसका मतलब स्टैंडर्ड बेसिस ही है। गेटिंग इट नाउ? चलो अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं आज कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे सहयोगी हैं जो पब्लिश करते हैं वीडियोस को, ठीक है, उनसे बोलूँगा कि वो इस बार एक मेल आईडी भी मेंशन कर दें, सो दैट यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट में, ठीक है, और वहाँ पर मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये 5th क्वेश्चन हो गया। नाउ द 6th क्वेश्चन, एक्चुअली जो भी डिफरेंट टाइप का होगा उसको हम डिस्कस करते चलेंगे, जो कि सिमिलर टाइप के होंगे उन्हें हम उनमें से एक को डिस्कस करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जैसे कि क्या बोल रहा है, इफ द वेक्टर अल्फा has coordinates a comma b with respect to the basis 1 epsilon, then show that its coordinates with respect to the basis 1 plus epsilon over k 1 minus epsilon over k and अच्छा, दो डिफरेंट बेसिस हैं, उनके रिस्पेक्ट में हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये शो करना है कि ये ऐसे होंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक बेसिस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं, दूसरे के रिस्पेक्ट में आप होमवर्क के तौर पे कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल सा दिख रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, तो चलो कॉम्प्लेक्स वाले के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर लेते हैं, या फिर सिंपल वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, सिंपल आप लोग होमवर्क तब कर लीजिए। चलिए अच्छा, डिस्कस करते हैं इसको। अल्फा एज द कोऑर्डिनेट्स ए बी विद रिस्पेक्ट टू 1 एप्सिलॉन, सॉल्यूशन, choose a different color for this. Solution 6. Now, अगर a and b उसके coordinates हैं, so what you can write? We can write alpha equal to a times 1 plus b times epsilon, right? ये हम लिख सकते हैं, let's say equation 1. All right. और दूसरा, okay, one thing. Shall we proceed like how to present our answer in the examination hall itself? चलो फिर वैसे ही प्रोसीड करते हैं, हालांकि इट मे टेक सम टाइम, राइट, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ साथ साथ, और चीज़ें उस वे में भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इट मे टेक सम टाइम, बट इट्स फाइन। दैट विल काइंड ऑफ एक एटीट्यूड डेवलप करेगा आंसर को अपने प्रेजेंट करने का, ठीक है। ओके, कैसे करोगे? फॉर द गिवन वेक्टर्स, फॉर द गिवन वेक्टर alpha, we can express it as alpha equal to a dot 1 plus b dot epsilon, right? Okay, now with respect to new basis, what are the new bases? Let me check once. 1 plus epsilon over k, 1 minus epsilon over k. Okay. New basis 1 plus epsilon over k, 1 minus epsilon over k. Alpha, or representation of alpha is alpha equal to, it's going to be okay, well, we need to choose the coordinates also, right? So let me rewrite this again, just a second. With respect to new basis 1 plus epsilon over k, 1 minus epsilon over k, let coordinates of alpha be x comma y. Let's say x comma y are the
coordinates, right? Then representation of alpha with respect to new basis will be alpha equal to x times 1 plus epsilon over k, right, plus y times 1 minus epsilon over k. All right, now do one thing. Let's say this is second equation. Now do one thing, equate these two alpha expressions, that is from 1 and 2, right? Now equating expression of alpha from 1 and 2. So one says it is going to be a times 1 plus b times epsilon, and here it is x times 1 plus epsilon over k plus y 1 minus epsilon over k. All right, now do one thing, try separating out epsilon to the power 0 and epsilon to the power 1, right? So here we can say that's x plus 1, y and dot 1. 1 means it's epsilon to the power 0, right? And second is going to be plus, it's going to be x over k minus y over k dot epsilon, right? So simply you need to equate equal coefficient of equal power of epsilon on both the sides, right? So equating coefficients of equal powers of epsilon on both sides of above equation, right? So let's do so. It means this a is going to equal to this particular thing, right? Isn't it? Let's say a is going to be x plus y. Let's say it is equation 3, right? And b is going to be equal to this particular thing, right? So b is going to be x, k is common, so I'm writing x over this thing, or you simply say k times b equal to x minus y. That's this is fourth equation, right? Now from these two equations, think, if you're going to add 4 and second, the y and y, these are negative, opposite. So it means this will be cancelled out, and 2x is going to be a plus, that is 2x is going to be a plus k times b, or simply x is going to be a plus k times b over 2, right? Now think of subtracting fourth equation from first. So x is going to be out from here. This is on addition. On addition and on subtraction. So what we are getting on subtraction? 2y equal to, so this is basic, no, not this, the opposite way, that is, come on, third minus fourth. This is what I've done, right? 2y, then it's going to be kb minus a, right? Or it's opposite. It's opposite because we are subtracting fourth one, right? So it's going to be a minus kb, right? It means what is value of y? We are getting a minus kb over 2. Thus you can find coordinates. Come on, this is actually the issue with one knot. In between it starts kind of jiggling up.
and it's just actually disturbing. Coordinates, the coordinates of alpha with respect to new basis. If you got time, you can write a basis expression also, that is this and this. All right, will be x comma y, which is nothing but a plus kb over 2 comma a minus kb over 2. So let us see whether it is true or not. Yes, that is true. Think here. All right, you can find x comma y is coming out to be same. Now this is your homework. You take this as a homework and try working on this. All right, because this is similar one, we can try it. Let's look for the seventh question. If V is a vector space spanned by the vectors alpha, beta, alpha 1, alpha 2, alpha 3, then show that the vector beta 1 equal to alpha 1 and beta 2 equal to alpha 1 plus alpha 2 and beta 3 equal to alpha 1 plus alpha 2 and alpha 3 also span V. It means अगर हम कोई वेक्टर इनके टर्म में फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो that vector should also be, must also be represented like this linear combination of alpha of beta 1, beta 2 and beta 3, right? ठीक है, तभी हम कह पाएंगे that beta I is also basically spanning V. चलो अच्छा, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. ठीक है, ठीक है. So it's basically solution for 7. ठीक है, तो हमें बोला हुआ है कि अल्फा 1 जितना भी अल्फा आई का मतलब 1 2 3 आप कंसीडर करो से, ठीक है ना. अल्फा आई जो है वी को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं स्पैन कर रहा है एक्चुअली. देखो यहाँ पर राइट, ये बोल रहा है अल्फा आई स्पैनिंग एक्चुअली वी, राइट. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई वेक्टर कंसीडर करते हैं वी में, तो दैट मस्ट बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, राइट. So given that alpha 1, alpha 2, alpha 3 are spanning V, this simply implies that if we have V vector belonging to capital B, then V is nothing but some A1 alpha 1 plus some A2 alpha 2 plus A3 alpha 3. You can consider. It means V जो है अल्फा I का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना. और ये जो A हैं वे सिंपली A I आर बेसिकली सम रियल नंबर, ये स्केलर फील्ड्स से रिलेटेड है. Then we need to show that your V is also a linear combination of beta, all beta i's, right. So instead of writing this, let's continue. Now V can be represented as A1. What was the expression for beta, if you remember? Let me check. Beta 1 is alpha 1, beta 2 is alpha 1 plus alpha 2, beta 3 is alpha 1, alpha 2, alpha 3. ओके, इसका मतलब एक एक करके ऐड होते चले गए हैं, राइट. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बीटा के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पर नाउ रिप्रेजेंटिंग अल्फा आइज इन टर्म्स ऑफ बीटा आइज, राइट. रिप्रेजेंटिंग कर लो या फिर जस्ट पुटिंग alpha as beta i's, right, in, let's say this is 1 in equation 1, right. तो यहां पर A1 ठीक है, अल्फा 1 की जगह मैं सिंपली बीटा 1 लिख सकता हूं, प्लस A2 ठीक है, अल्फा 2 की जगह क्या लिखूंगा. यहाँ कुछ रफ वर्क देख रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअली मैं बार बार भूल जाता हूँ, क्योंकि ऐसे देख के करने में थोड़ा
गड़बड़ है, not beta 3, it is beta 2 actually, and beta 3 is beta 2. Beta 3 is going to be alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, right? अच्छा, नाउ यहाँ से आपको अल्फा 3 कैसे निकालोगे और बीटा 3 कैसे, बीटा 2 कैसे निकालोगे? इसकी जगह पे बीटा 2 को हम लिख सकते हैं बीटा 1, बिकॉज बीटा 1 इज व्हाट, योर अल्फा 1. बीटा 1 प्लस अल्फा 2, यहाँ से अल्फा 2 कितना आ गया? ये आ गया बीटा 2 माइनस बीटा 1, राइट? और जैसे ही आप अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू रखोगे, ठीक है, इसमें ये रफ है, जितना कर रहा हूँ साइड में ये रफ वर्क है, ठीक है ना? तो बीटा 3 आपका कितना आएगा? अल्फा 1 की जगह बीटा 1 और अल्फा 2 की जगह मैंने क्या लिखा है? प्लस बीटा 2 माइनस बीटा 1, राइट? प्लस योर अल्फा 3. तो यहाँ से ये गया ना, अल्फा 3 कितना आ गया? बीटा 3 माइनस बीटा 2. ऑलराइट, इसको आपने यहाँ पर पुट करना है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा 2 माइनस बीटा 1, और then alpha a3 is going to be alpha 3. In place of that we are going to represent beta 3 minus beta 2. ठीक है, so simply do one thing, separate out जो भी आपका बीटा आई को सेपरेट आउट करने के लिए जो भी कोफिशिएंट बनते हैं उनको साथ में रखो. तो यहाँ देखो, अब बीटा 2, अच्छा बीटा 1 का एक टर्म यहाँ पर भी है, so let's use this only. It's too slow actually, I'm sorry for that. Okay, I think I'll try to find out if some other platform is available, क्योंकि काफ़ी गड़बड़ करता है. ठीक है, बीटा नन बीटा 2 की बारी है. तो बीटा 2 एक यहाँ है और एक यहाँ है, राइट? इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी प्लस a2 माइनस a3 इंटू बीटा 2 प्लस देन इट इज गोइंग टू बी बीटा 3. बीटा 3 के पास कुछ और है नहीं, केवल यही है. सो राइट, a3 बीटा 3. नाउ थिंक ऑफ, अगर आप इसको किसी एक न्यू टर्म से लिखो, लेट्स से इट इज a1 प्राइम, इसको तो बीटा 1, राइट? प्लस अब सेकेंड टर्म को लेट्स से इट इज a2 प्राइम, इसको कह दो बीटा 2, क्या कह दो तो है ही. देन a3 इज गोइंग टू बी सम बीटा 3. ध्यान से देखो, v क्या है? v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, राइट? Thus bi basically are also spanning कैपिटल B, राइट? क्योंकि हमने जो एलिमेंट देखा जो A से स्पैन हो रहा है वही B से भी स्पैन हो रहा है, ठीक है ना? गेटिंग इट नाउ? ऑलराइट, B मतलब बीटा से. एक्चुअली ड्यूरिंग सेशन मेरी एक कमी है कि मैं अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे नहीं रखता हूँ, और अभी बार बार मेरे पास 2-3 कॉल आ चुके हैं. बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा माइंड इधर उधर अलर्ट हो रहा है. बट अभी मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया इसको, क्योंकि अदरवाइज सेशन डिस्टर्ब होगा. ठीक है, सो यू गॉट हाउ टू सॉल्व दिस. 7 इज डन. ऑलराइट, अच्छा ओके, हम एक ही ट्रैक रखते हैं क्योंकि मैं ट्रैक छोड़ दिया. दोबारा से जिस मेथड से हमें रिप्रेजेंट करना है एग्जाम हॉल में वैसे ही करेंगे. नाउ फॉर विच वैल्यू ऑफ k will a vector 1 minus 2k belonging to the subspace of R cube spanned by the vectors 3 0 minus 2 and 2 minus 1 minus 5. इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है. टेक 2 नंबर्स a and b, राइट? और उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करके आपको प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल टू दिस. तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताता हूँ, कि हर क्वेश्चन को अगर हम करने बैठेंगे, इजी क्वेश्चन ही है, आराम से आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, करना क्या है, आपने a लेना है, यहाँ पर रखना है 3 0 एंड माइनस 2, प्लस b लेना है, एंड यहाँ रहेगा आपका कहाँ 2 minus 1 and minus 5, right? And it should be equal to your 1 minus 2 and k. A और B की कुछ वैल्यूज आएंगी
क्योंकि 3 इक्वेशन बनेंगे और 3 ही वेरिएबल है ए बी एंड के, इजीली फाइंड आउट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 वेरिएबल है, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा के की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्लियर। कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो पहला इक्वेशन में लिख के बताता हूँ क्या हो रहा है। पहली इक्वेशन में क्या होगा, 3a प्लस 2b इक्वल टू 1, राइट। सेकेंड में -2b इक्वल टू -2 आ जाएगा, राइट। थर्ड में आपका आ जाएगा -2a प्लस 5b इक्वल टू के आ जाएगा। प्लस है माइनस है सॉरी, -5b इक्वल टू के आ जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अच्छा है। Now, how, no, sorry. Show that the vector space vectors 1, 2, 3, 0, 1, 2, and 0, 0, 1 generates R cube. Generates means what? Generates का मतलब they are actually able to span R cube. और स्पेन करने के लिए क्या चाहिए? स्पेन करने के लिए इन तीनों का बेसिस वेक्टर होना जरूरी है, राइट। बेसिस वेक्टर का मतलब क्या कंडीशंस होती है बेसिस की? लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट, linearly independent and must be able to span each and every vector there, not right. तो linearly independent प्रूव कर लो इनको and that is sufficient, ठीक है ना। स्पेन तो कर ही देगा क्योंकि वहां पर उनकी डायमेंशनलिटी बेसिकली चेक कर लो और उससे पता लग जाएगा लीनियर इंडिपेंडेंट है नहीं है। तो इसको करना है या नहीं करना है ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, बाकी हालांकि इसको दूसरी सीरीज में पूरी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, पर ये एक्चुअली जो मैंने यहाँ किया है ना बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है, राइट। आपको एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। Let me choose a different color. आपको एक मैट्रिक्स तैयार करनी है 1 2 3 and this is 0 2 0 1 2, then you have 0 0 1। यहाँ से तो समझ ही आ रहा है ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एक्चुअली लोअर ट्रायंगुलर होने का मतलब ये है दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट एक्चुअली, क्योंकि अब किसी को प्रूव कैसे करोगे? Can you find this third vector as a linear combination of these two? It's not possible, right? क्योंकि थर्ड वाला एलिमेंट कहाँ से लाओगे? यहाँ तो दोनों जगह जीरो है, ठीक है। ये ऑलरेडी एकलन फॉर्म में है, लेकिन फिर भी अगर जोड़ लगाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो ट्राई इट, ऑलराइट। तो ये भी इजी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इसमें। Let V be the vector space of real polynomials of degree less than equal to 10. What is the dimension? अच्छा ठीक है, ऑल तो क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि शुरू कहाँ से करें, कुछ तो इसमें प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी ऑर्डर का किसी भी डिग्री का है, राइट, वो स्पेन होता है किसने? स्टैंडर्ड बेसिस से, ठीक है, गेटिंग इट। तो हमें इससे मिनिमम नहीं पूछा, कहीं बोला है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, ऑल तो मिनिमम 11 आएगा, ठीक है ना, इससे कम नहीं ला सकते आप, ठीक है। 11 क्यों कह रहा हूँ मैं? अगर n था तो n+1, ठीक है, n था ऑर्डर तो n+1 वेक्टर्स लग रहे थे इसको, इसका मतलब 10 है तो 10+1 दैट इज 11 वेक्टर्स लगेंगे, गेटिंग इट, 11 वेक्टर्स लगेंगे, ऑलराइट। नाउ what is its dimension? That is here, that is 11. Now do any polynomial of degree 5 forms a subspace of V? जैसे देखो इसको सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मतलब डिग्री 5 फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है 5 ही आना चाहिए। अब जरा मैं दो वेक्टर्स ले लेता हूँ, एक लो -x⁵ प्लस x² प्लस x+1 कुछ भी, ठीक है। एक ले लिया आपने x⁵ प्लस 5x² प्लस 3, इनको जरा ऐड करना, ये पर्सन तो गया, और ये जो बनेगा वो बेसिकली डिग्री 2 का बनेगा पॉलिनोमियल, राइट, यानी कि 6x² प्लस x प्लस 4, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ये तो डिग्री 5 का नहीं बचा, गेटिंग इट। यानी कि ये वेक्टर एडिशन पे डिस्क्वालीफाई हो रहा है, राइट, ये वेक्टर एडिशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर हाँ डिग्री 5 लेस देन इक्वल टू होता तो ये हो जाता, तो ये वेक्टर स्पेस बन जाता, ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस बन जाता। चलो इस पर काम करते हैं थोड़ा सा। And that is question number 10, I guess. 10, right?
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे हम? कंसीडर स्टैंडर्ड बेसिस। for P10x, it is going to be what? 1x x square dot 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 x to the power 10। ठीक है, नाउ इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। नाउ डायमेंशन ऑफ s इक्वल टू 10, गेटिंग इट? डायमेंशंस ऑफ s कितना हो गया? 10 है, और यही हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द डायमेंशन? राइट, implies that dimensions, अच्छा इसको v बोला है इसने, that is v है, इसको p10 छोड़ दो, v ले लो, that is dimensions of v is going to be 10 नहीं है, 11, काउंट भी गलत हो गया ना ये 11 काउंट है, देखो ना 10 तो यही हो गया, और एक ये 1 आ रहा है कांस्टेंट, राइट? ये 1 क्यों आता है? क्योंकि 0 से काउंट होता है, एक्स के बाद 0 से, हम उसे 1 लिख लेते हैं, वो पता लगे, ठीक है? डायमेंशंस ऑफ v इज 11, ठीक है? नाउ जो 5 डिग्री वाला पोलिनोमियल है उसको कंसीडर करना, तो उसके लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट है। क्या बोलोगे? द पोलिनोमियल, नाउ द पोलिनोमियल of degree 5 is not closer with respect to vector addition. Getting it? How? You show that let alpha equal to minus x to the power 5 plus x square minus x plus 2 something, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? एंड बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स से 2x प्लस 3 कुछ भी, ठीक है? वेयर ये पहले लिखना चाहिए था जो मैं अभी लिख रहा हूँ, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू दिस थिंग, या फिर इसको ऐसे ना लिखे ना, P5 कर दो, P5 कर दो, ये भी लेस देन इक्वल टू है, ठीक है? तो ध्यान रखना ये भी एग्जैक्टली ये नहीं बनेगा, सिंपल भी रहने दो इसका, ठीक है? देन अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू व्हाट? इज गोइंग टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, right, which is basically a polynomial of order degree 3, and it does not belongs to P5 too, right? Thus P5x is not a subspace of V, ठीक है? क्लियर? ये सबस्पेस नहीं है उसका। All right, now similarly you think for question number 11, alpha I is the basis for V3 and beta i's are expressed in terms of alpha. Prove that beta i's is the basis and express alpha I as a linear combination of beta I. अच्छा, बेसिस प्रूव करने के लिए क्या करना है? फिर से पहली बात तो लीनियर इंडिपेंडेंस प्रूव करो ना, अगर दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट देन इट्स डन, ठीक है ना? तो क्या करोगे? बीटा आई के आप यानी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के आप लीनियर इंडिपेंडेंस प्रूव करो, ठीक है? और यहाँ पर अल्फा के टर्म में बीटा दिया हुआ है, तो डेफिनेटली बीटा के टर्म में आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? चलो मैं यहाँ पर शॉर्ट करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि अब इफ यू आर गोइंग टू डील विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन देन इट्स गोइंग टू किल द एंटायर सेशन। चलो देखो कैसे क्लियरली, अगर ये बेसिस है, सो यू कैन सिंपली से दैट योर a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 is going to be 0, right?
यू नीड टू शो दैट A1 और A1 की जगह कुछ और भी आता है, अगर लेट्स से B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस B3 बीटा 3 इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड ऑल बी आईज सेपरेटली 0, राइट। सिमिलरली यहाँ पर सारे ए आईज यानी A1 A2 A3 जो है वो सेपरेटली 0 है, ठीक है ना। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्रेस ऑल अल्फाज दैट इज अल्फा आईज इन टर्म्स ऑफ बीटा आईज। कैसे करोगे? एक इक्वेशन आ रही है आपके सामने, अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 2, राइट, प्लस 0 टाइम्स अल्फा 3 इक्वल टू बीटा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 दैट्स गोइंग टू बीटा 2, राइट। और देन है आपके पास 0 टाइम्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल टू बीटा 3। क्लियरली यहां से तीन इक्वेशन है तुम्हारे पास और तीन ही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, राइट। कुछ नहीं करना है, एलिमिनेट करो या फिर ठीक है गॉस एलिमिनेशन लगा लो या एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, कुछ भी करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा। सिंपल जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है बिल्कुल वैसा ही तो है। इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड यू हैव अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। तो इट्स डूएबल। और इसको होमवर्क के तौर पर देखो। Let's work on the 12 question. What it's saying? Show that the set of vectors is basis. Basis वाले same concept पे based है, linear independence prove करना और then it is done, right? Find the set of polynomials which spans the vector space of all polynomials with a degree less than equal to। इसका अभी हमने किया था एक, क्या करना है आपको? स्टैंडर्ड बेसिस लेने 1x x स्क्वायर x क्यूब x टू द पावर 4 x टू द पावर 5, ठीक है। And it is going to express I mean it is going to span the all the complete polynomial set of polynomial of this degree less than equal to 5, right? 14th question, it is saying given a basis for the vector space polynomial with degree less than equal to 4, what is the dimension of this vector space? Again similar question, so it's a doable. Show that the set of vectors, come on, it's इंस्टेंट ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया एक तरह से, बस डिफरेंट टर्म्स के साथ। नाउ अल्फा बीटा गामा लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइंड चेक लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑफ दिस, ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधा सा पहली बात है a टाइम्स अल्फा प्लस b टाइम्स बीटा प्लस c टाइम्स गामा इक्वल टू 0 है, प्रोवाइडेड a 0 है आपका, b 0 है, b 0 है आपका और c 0 है सेपरेटली, राइट। अब क्या करना है आपको? इसकी इंडिपेंडेंस प्रूव करनी है, तो कुछ नहीं करो आप, a1 अल्फा माइनस बीटा प्लस a2, ठीक है, अल्फा अल्फा नहीं है बीटा है, बीटा माइनस गैमा एंड प्लस a3 गैमा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। आपको रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में लेके आना है, आराम से आ जाएगा। एक अल्फा यहाँ है, एक अल्फा यहाँ है, यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो ध्यान रहे लास्ट वाला नेगेटिव यानी कि a1 माइनस a3 आ गया आपका अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा एक यहाँ है एक यहाँ, यानी कि a2 माइनस a1 अल्फा नहीं बीटा, गैमा एक यहाँ है 3 पे और एक 2 पे है, यानी कि ये आ गया प्लस a3 माइनस a2 गैमा 0। इनका कोई नया टर्म ले लो अब, a1 a2 a3, ठीक है, कोई भी नया टर्म एक टर्म ले लो उसको, लेट्स से इट इज सम a प्राइम अल्फा प्लस ये b प्राइम अल्फा प्लस ये c प्राइम अल्फा, ठीक है। अल्फा क्यों कर रहा हूँ हर जगह? ये बीटा है, ये गैमा है, कोई भी। और ये हमें पता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब अल्फा a प्राइम b प्राइम c प्राइम सेपरेटली 0 हो जाएंगे, गेटिंग इट? तो ये लीनियर इंडिपेंडेंस आना ही है, इसको हटाओ, ठीक है। तो ये डुएबल है, जो भी क्वेश्चन डुएबल होंगे या फिर ऐसा होगा जो किसी सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड है उनको हम छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम यहाँ पर नहीं है। हालांकि मैं सबके लिए मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो नई सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ 2 एक दिन में, ठीक है ना, उसमें। सो डोंट वरी इफ यू थिंक दैट any of the particular question is missing here, you can find that question there, okay, ठीक है। अच्छा
16 done. 17 set of set consists of vector space whose endpoint lies on a straight line when the अच्छा ठीक है, इसका क्या करोगे भाई? A set consists of vector space whose endpoints lie on a straight line. When will the set forms a vector space? कब होगा ये? देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जब भी ऐसा कोई पर्टिकुलर यानी कि कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, राइट, एंड पॉइंट्स सारे यहीं टर्मिनेट हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे जो मेन क्वेश्चन जो करवाना है आपको, जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ बहुत तेजी से, दैट इज बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है, इसको वहाँ सॉल्व करवा दूंगा। चलो अच्छा, और ये भी लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना है, हम ऑलरेडी 16 को चेक कर चुके हैं, राइट, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, वेक्टर इस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है और एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है 19 को। ऑलराइट, अब एक मिनट रुको जरा, मैं एक और जो सेट है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसमें पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन मुझे करवाना है, उसको कराने के बाद मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। देन आई एम गोइंग टू वर्क ऑन सम वो प्रीवियस क्वेश्चन के सेशन पर वर्क करूँगा। एक मिनट रुकना, इंसर्ट इमेज, फाइल इमेज पिक्चर, जस्ट अ सेकंड। If I'm not wrong, this is right wrong. इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके लिए मैं यहाँ तक भाग भाग के आया हूँ, और वो है क्वेश्चन नंबर 26। देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करना है। Why I'm kind of that much desperate to solve this question, because you people got this question in the previous year UPSC set, right? Not exactly this question, this type of question. इसको कैसे डील करना है? यहाँ पर कई बार आपको 2 इक्वेशंस, कई बार 3 इक्वेशंस, ठीक है, कई बार 4 इक्वेशंस मिल सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ध्यान रखना है वो ये कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इफ यू नो दैट सपोज यू गॉट a1x plus a2y plus a3z equal to some d1, let's say b1x plus b2y plus b3z equal to some d2, then c1x plus c2y plus c3z equal to some d3. We know that this particular thing is represented as a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 and the eigenvectors x y z, right? d1 d2 d3. all right, it means some a x equal to some d, you see. all right, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो मैं बीच बीच में रुक के बात करता हूँ, दैट इज ये जो हैबिट डेवलप हुई है एक्चुअली ड्यूरिंग माई पीएचडी, ये हैबिट डेवलप हुई है, ठीक है। जब मैं एक्चुअली आईआईटी कानपुर से पीएचडी परस्यूइंग है मेरी अभी, ठीक है, तो उस वक्त जो प्रेजेंटेशन देनी होती है मैं रेगुलरली, सो वी हैव टू काइंड ऑफ सो precise with the terms and so accurate with the terms that if somebody is asking some question, then we must be able to reply for that, right? क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो केवल जो हमारे सीनियर्स हैं वो बैठे हैं, वहाँ फैकल्टी ना केवल हमारे इंस्टीट्यूट से बल्कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं वो भी बैठे होते हैं वहाँ पर। तो अगर कुछ मिस्टेक करते हैं तो पूरे इंस्टीट्यूट पे उसका ब्लेम जा सकता है। इसीलिए ये जो हैबिट है सोच सोच के बोलने की, वो मैं एक्चुअली एग्जैक्टली वर्ड सर्च करता हूँ उसके लिए, दैट्स इट, राइट, कि सही वर्ड क्या होना चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत वर्ड आ गया सामने तो वर्ड को, जो किसी भी वर्ड को लेवरेट करेंगे तो उस पर कई मतलब निकल जाते हैं और
पर्टिकुलर सेंटेंस में जब यूज होता है तो उसका सही मीनिंग पता लगता है कि अच्छा इसका यहाँ पर ये मीनिंग है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, अदरवाइज नो इशू, राइट। चलो अच्छा, तो डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन। चलो हम कोई एक जो लग रहा है ऐसा बहुत बल्कि क्वेश्चन है उसको उठाएं। बी सेट को उठा लो या सी सेट को उठा लो। सी सेट ठीक है। इट इज एक्चुअली x1 -2x2 plus 7x3 equal to 0, 2x1 plus 3x2 minus 2x3 going to be 0, then it is 2x1 minus x2 plus x3, it's again 0, right? ठीक है, अभी क्या करें हम लोग, इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर 1 -2 7 2 3 2 -2 I mean 2 -1 and 1। रिमेंबर जब फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा था तो मैंने आपसे कुछ स्पेशल पॉइंट या फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन को रिमेंबर करने के लिए बोला था, एंड दैट वाज व्हेन यू आर डीलिंग विद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉलम ऑपरेशन। क्योंकि अगर सपोज मैंने यहाँ पर बदलाव कर दिया, कुछ यहाँ इसको 1 कर दिया, यहाँ इसको 2 कर दिया, यहाँ इसको 3 कर दिया, पूरी इक्वेशन ही चेंज होगी, सेट ऑफ इक्वेशंस ही चेंज होगा, ठीक है। इक्वेशन में अगर कोई बदलाव करता हूँ, सपोज इसको 2 कर दिया, इसको 4 कर दिया, माइनस इसको 14 कर दिया, तो पता लग रहा है हाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 है डिवाइड, तो दोबारा वो इक्वेशन आ जाएगी, नहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, राइट, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं, नो reducing coefficient matrix to echelon form। ऑलराइट, ये है अपनी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 2 -2 3 -1 7 -2 1। और तो देखो क्या कर सकते हैं, कई मेथड हैं, आप एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और रो एंड कॉलम ऑपरेशन सिंपल लगा के, रो लगाने कॉलम, क्योंकि ये इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसलिए रो ऑपरेशन लगेगा कॉलम नहीं। तो आप वैसे भी कर सकते हो इसको, तो कोई भी पर्टिकुलर मेथड यूज कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले ध्यान दो, अगर मैं इसे और इसे एड अप करता हूं तो मुझे 0 मिलता है, राइट, ठीक है। देन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसे और इसे एड अप करता हूं तो मुझे 0 मिलता है, राइट। तो हम इन दो ऑपरेशंस को फिलहाल रन करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। इसका अच्छा सॉरी, मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, कॉलम नहीं करना, रो रन करना है, रो पे चेक करो, सॉरी सॉरी सॉरी, रो पे चेक करते हैं। इसका मतलब सिंपली मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें और इसमें 0 क्रिएट कर सकता हूँ इजीली, राइट। बाकी फिर बाद में करेंगे, पहले एक रो चलाते हैं, ठीक है। सो रिप्लेसिंग रो 2 with row 2 minus 2 times row 1, and similarly row 3 with row 3 minus 2 times of row 1, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास 1, ये तो गया, -2 3 -1 7 -2 and 1, ठीक है। अब क्या करें, अब अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दूं तो इनका काम खराब हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, राइट, ठीक है। देखो कितनी देर में अनडू होता है, दिस सॉफ्टवेयर रियली हैज सम इशू। चलो अच्छा, तो हम क्या करेंगे, रो 2 को रिप्लेस करेंगे रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 3, ठीक है। चलो देखें क्या मिलता है। सो इट इज गोइंग टू गिव अस 1 0 0, देयर इज नो चेंज है, बट इट्स -2 सॉरी -2। अच्छा एक साथ में और भी रन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो चलो कर देते हैं, रो 1 को रिप्लेस कर रहे हैं रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 3। तो इस ये जो पर्सन है यहाँ पर इसको भी 0 कर लेते हैं,
इसका बेनिफिट मिलेगा, हालांकि लग रहा होगा भी इसको क्यों ही 0 कर लिया, कोई फायदा तो है नहीं, इसका बेनिफिट मिलेगा. सो इट इज गोइंग टू बी 0 हियर, इट्स गोइंग टू बी -1 हियर, राइट. अभी क्लियर हो गया होगा. अच्छा ये -7 नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी 5 ऑन, राइट. इट्स गोइंग टू 5, देन व्हाट इज इट, इट्स गोइंग टू बी 3 टाइम्स. ठीक है, ऐड हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, राइट, और ये 1 हो जाएगा. क्लियर. एक बार मैच कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं हुई हो. ठीक है. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट. अब देखो यहाँ पर अगर हम रो 1 को, पावर कट हुआ है, चलो कोई बात नहीं, इससे पहले मैं कवर कर लूंगा, इसको खत्म होने वाला बस. रो 1 को रिप्लेस करूं, रो 1 माइनस 5 टाइम्स रो 2, ये टर्म गया खत्म, राइट. एंड एनीथिंग एल्स वी कैन डू. चलो फिलहाल इसको देखते हैं, और इसको रिड्यूस कर सकते हैं किसी तरह से, इसी से कर सकते हैं, राइट. रो 3 को रिप्लेस कर सकते हैं, रो 3 माइनस रो 2, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू 1 0 0 0 0 -1, एंड देन इट्स गोइंग टू बी 0 1 एंड 0. डन. ठीक है. अब सिंपल अगर रखना है तो इसे ही रख लो, नहीं तो फैशन दिखाना है थोड़ा सा, तो हम चेंज कर देते हैं. रो 2 और रो 1 को, सॉरी रो 3 को, रो 2 एंड रो 3 को रिप्लेस कर देते हैं. और अब रो 3 को फिर जो आएगा इस ऑपरेशन के बाद, इसमें रो 2 को आप चाहो तो -1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दो, जो भी करना है इस ऑपरेशन के बाद. सो इट्स गोइंग टू बी 1 0 0, then it's going to be 0 1 0, then it's going to be 0 0 1. So what you got? You have now reduced it to the echelon form. इसका मतलब क्या हुआ? This implies the standard basis. Or the basis vector right? Yeah, standard basis or the basis vector for the given solution space. For the given solution space. अच्छा, solution space तो दिया नहीं है, मैं एक for the solution space of the given equation ही बोलो, ठीक है ना? For the solution, come on, solution space of the given equation, right? Given set of equation. या given system of equations, whatever you want to say. All right. कैसे, अगर ध्यान हो, very first question में हम लोगों ने क्या किया था? This is going to one set, this is going to be another set, this is going to be this. All right. So now we got the basis as well as the dimension. What it is asking, dimension 3 हो गया, basis क्या है अपने पास, जो vectors आए 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 वो basis होगा. Find the dimension and basis. Dimension कितना है? Dimension 3 आ गया, right? Getting it? All right. तो इस तरह से इसको डील करना है. ओके, सो इस सेशन में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.